हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं वो है सीडी, चाइल्ड डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं। सीडी में आज हम देखेंगे विकास की अवस्थाओं को, और ये कौन सा क्लास है? ये 4th क्लास है। सीडी की ये 4th क्लास है। आज हमें देखना है जो विकास की अवस्थाएं हैं, हर स्टेज में क्या क्या होता है, कैसे होता है, कौन से विकास होते हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत पास आ गया है, इस वजह से जो भी डिटेल में हमें पढ़ना है, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाएंगी डिटेल में, बट मैं जो भी मेन पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं पढ़ाती चल रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम तक आपका ये कंप्लीट हो जाए। थोड़ा ही पढ़ेंगे हम, बट अच्छा वाला पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में जो हम पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ पाएंगे, बट चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अभी हमें बहुत कुछ देखना है। तो आज जो हम देख रहे हैं वो क्या है? विकास की अवस्थाओं को देखना है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को आज हमें देखना है। और कल हम देखेंगे कि विभिन्न स्टेज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं को ज़्यादा पूछा जाता है, तो कल सारे जो भी स्टेज है हमारा जो है शैशवावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, प्यूबर्टी है, जितनी भी स्टेज है उसके सारे स्टेजेस के हम देखेंगे विशेषताओं को, कि किस एज में क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है। इन सारे पॉइंट को कल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आज हम कंप्लीट कर लेते हैं क्या है विकास की अवस्थाएं, क्या कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कौन से सिद्धांतकार ने क्या दिया है, कौन से राइटर ने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, सारे पॉइंट को हमें देखना है यहाँ पे। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है? आज हम देखेंगे हर्लाक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्लाक जी ने क्या कहा है, एलिजाबेथ हर्लाक ने क्या कहा है इसके पॉइंट के बारे में, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, पहले हम देखेंगे इनके अकॉर्डिंग देखेंगे, और इन्हीं का जो है बहुत ही ज़्यादा मेन होता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी है चीज़ों को हम देखेंगे, बट स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, आज क्लास को। तो पहला हमें देखना है हर्लाक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्लाक देखना है हमें कि इन्होंने कितने स्टेज में बांटे हैं, और जो स्टेज बांटा है उसका टाइम पीरियड क्या बताया है। ये ज़्यादा मेन होता है। टाइम पीरियड भी आपसे एग्जाम टाइम में पूछा जाता है, तो टाइम पीरियड को आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला इन्होंने जो बांटा है गर्भाकालीन अवस्था को, गर्भाकालीन अवस्था, ये सारी चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा अपने नोट्स में, और याद भी करना पड़ेगा। गर्भाकालीन अवस्था क्या, कब से कब तक इन्होंने बताया? गर्भाधान से लेकर जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी स्टेज बताई है नवजात काल। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर। जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह। और हर्लाक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर्लाक का कोटेशन ही हर बार पूछा जाता है। गर्भाकालीन स्टेज उन्होंने बताया है गर्भाधान से जन्म तक, और नवजात काल का जो बताया है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नवजात काल होता है उसका टाइम कितना होता है, कितने से कितने समय तक को हम क्या कहते हैं? नवजात काल कहते हैं। तो आप क्या बताओगे? जन्म से लेकर 2 सप्ताह का जो स्टेज होता है वो क्या कहलाता है? नवजात काल कहलाता है। और किसके अकॉर्डिंग है? ये हर्लाक के अकॉर्डिंग है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखेंगे शैशव काल। शैशव काल है जो तीसरा स्टेज है इनका, ये कितना है? 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। और आपको ये सारी चीज़ें अलग अलग बुक में अलग अलग ही मिलेंगी, बट जो हर्लाक का है, आप हर्लाक के अकॉर्डिंग याद कर रहे हो तो सारे बुक में एक ही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो पॉइंट है वो बाल्यकाल है। बाल्यकाल, बाल्यकाल का टाइम इन्होंने कितना बताया है? 2 से लेकर 6 वर्ष का। अगला पॉइंट क्या है? यौन सुख काल। ये कितने टाइम का होता है? 6 से 12, 6 से 12 वर्ष का होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था कितने का? 13 से 21। प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था 21 से 40। और अगला जो स्टेज है वो है मध्यावस्था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, इधर लिख देती हूँ। मध्यावस्था जो है ये कितने कितने टाइम का है? ये है आपका 41 से 60 का, 41 से 60।
और लास्ट का जो पॉइंट है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था है 60 के पश्चात, मतलब 60 के ऊपर वाले जितने हैं किस में आ जाएंगे, वृद्धावस्था में आ जाएंगे। कितना सारा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही रहे हो। फिर से एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कितने स्टेज में इन्होंने बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट में इन्होंने बांटा है, 9 स्टेज में बांटा है। क्या डेवलपमेंट को बांटा है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को इन्होंने 9 पॉइंट में बांटा है। तो 9 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे गर्भाकालीन स्टेज जो है इन्होंने कितने टाइम का बताया है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक। नवजात काल इन्होंने बताया है जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। शैशवा काल 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्याकाल 2 से 6 वर्ष का। यौनोत्सुक काल 6 से 12 वर्ष का। किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष का। किशोरावस्था कई बार आपसे पूछा गया है और नवजात काल भी पूछा गया। सारे पॉइंट पूछे गए, पर जो किशोरावस्था ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। 13 से 21 वर्ष आप लोग इसको याद कर लीजिए। प्रौढ़ावस्था कितने तक होती है, 21 से लेकर 40 वर्ष। अभी जो सब तैयारी कर रहे हो ना, अब कोई भी किशोरावस्था में नहीं है, सब लोग प्रौढ़ हो चुके हो, ये बात ध्यान रखना आप लोग। प्रौढ़ावस्था में 21 से लेकर 40 वर्ष के बच्चे आते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं। प्रौढ़ावस्था में 21 से 40 वर्ष के आ जाते हैं। मध्यावस्था में कितने आते हैं, 41 से लेकर 60 वर्ष के। और वृद्धावस्था में 60 से ऊपर के जो लोग हैं, जिनकी एज हो गई है, उनको किसमें आप रखेंगे, वृद्धावस्था में रखेंगे। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। जिसको इसकी शॉर्ट लेना आप ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हर्लॉग के अनुसार विकास की अवस्थाओं का जो विभाजन हुआ है, 2 भागों में इन्होंने बांटा है। पहला है जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, और दूसरा है जन्म से बाद की अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज। इसमें क्या होता है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या क्रियाएं होती हैं, कैसे भ्रूण होता है और भ्रूण में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। अभी हमें हर्लॉग के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दूसरा हमें देखना है कि हर्लॉग के अनुसार विकास की अवस्थाओं का जो विभाजन हुआ है, 2 अवस्थाओं में विभाजित हुआ है। विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने कहा है कि विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला जो है जन्म से पूर्व की अवस्था है, जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज। और एग्जाम टाइम में ज़्यादातर इंग्लिश शब्द ही यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो भी जितना भी चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे जो स्टेज है ना, इसको इंग्लिश में ही ज़्यादातर पूछा जाता है, जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों स्टेज को आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, इसे हम क्या कहते हैं, प्री नेटल स्टेज कहते हैं, प्री नेटल स्टेज। और जो दूसरा है आपका, ये है जन्म के बाद की अवस्था, इसे क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज और पोस्ट नेटल स्टेज, ये 2 अवस्थाओं में बांटे हैं। कौन बांटा है, तो आप बताओगे हर्लॉग के अकॉर्डिंग है ये जन्म से पूर्व की अवस्था, जन्म के बाद की अवस्था प्री नेटल स्टेज, पोस्ट नेटल स्टेज। और जन्म से जो पूर्व की अवस्था है, इसमें क्या होता है, जन्म से पूर्व की अवस्था, इसमें क्या होता है, विकास जो है गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म के समय तक की होती है। जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो कब से कब तक होता है, यहाँ पे बताया गया है। कॉन्स्टिपेशन से लेकर के जन्म तक की अवस्था जो होती है, वो क्या आ जाती है, जन्म से पूर्व की अवस्था। मतलब गर्भाधान से लेकर बालक के जन्म के समय तक, जन्म के बाद नहीं, जन्म के समय तक का जो स्टेज होता है, वो आपका प्री नेटल स्टेज में आ जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको भी। क्या है यहाँ पे ध्यान देना है आपको, गर्भाधान, कॉन्स्टिपेशन से लेकर बालक के जन्म के समय तक की अवस्था, गर्भाधान से लेकर जन्म के समय तक की अवस्था। ये अवस्था आपकी किस में आ गई है, प्री नेटल स्टेज में आ गई है। और जो पोस्ट नेटल स्टेज होती है, ये क्या है, जन्म के बाद का स्टेज है। इसको आप सब समझ ही रहे हो। जन्म के बाद मतलब मृत्यु तक की जो अवस्था हो जाती है, वो किस में आ जाती है, जन्म के बाद की अवस्था में सारी अवस्थाएं आपकी आ जाती हैं। वृद्धावस्था तक का जो स्टेज आता है, वो जन्म के बाद की अवस्था आती है। तो इसमें बताने वाला कोई नहीं। अभी इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेज आते हैं। पहले हम पढ़ेंगे जन्म से पूर्व की अवस्था, प्री नेटल स्टेज को देखेंगे। जो प्री नेटल स्टेज है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट पर डिस्कस करना है। 3 भागों में कौन सी स्टेज को बांटा गया है, प्री नेटल स्टेज को बांटा गया है। पहला जो है बीजावस्था है,
बीजावस्था को आप क्या कहते हैं? बीजावस्था, भ्रूणावस्था या फिर बीजावस्था है ये पीरियड ऑफ ओवम, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम। इंग्लिश में भी आप लोग याद कर लीजिए इसको, पीरियड ऑफ ओवम। और इसे एक नाम से जानते हैं डिंबावस्था भी इसे हम कहते हैं। डिंबावस्था को क्या कहते हैं? जायगोटिक स्टेज कहते हैं। ये दोनों स्टेज को आपको ध्यान देना है। बीजावस्था जिसे हम पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, डिंबावस्था जिसे जायगोट स्टेज कहते हैं, ये दोनों नाम किसके हैं? एक ही नेम है ये। बीजावस्था पूछा जाए, पीरियड ऑफ ओवम पूछा जाए, डिंबावस्था पूछा जाए, या फिर आपसे क्या पूछा जाए? जायगोट स्टेज पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे? बीजावस्था को ही बताओगे, पीरियड ऑफ ओवम को ही बताओगे। तो इंग्लिश नेम, हिंदी नेम दोनों को आपको रटना है, याद करना है। जो प्रीनेटल स्टेज है इसे 3 स्टेज में बांटा गया है। बीजावस्था दूसरा है आपका, दूसरा है भ्रूण काल जिसे हम पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण काल, इसे क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय। ये भी लिख लीजिएगा आप। और तीसरा क्या है? शिशु काल, पीरियड ऑफ fetus। ये तीनों स्टेज आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम टाइम में। तो अब हम इसमें देखेंगे कि बीजावस्था में क्या होता है, कितने टाइम का समय जो होता है उसे हम बीजावस्था कहते हैं, पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, कितने टाइम को हम पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय कहते हैं और कितने टाइम को हम पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं, और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारे पॉइंट को आज हमें देखना है। तो आपको समझ आ गया होगा। हर्लाक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हर्लाक हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है स्टेज को। पहला जो है प्रीनेटल स्टेज है, दूसरा है पोस्टनेटल स्टेज। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली प्रीनेटल स्टेज में, अभी हम पोस्टनेटल स्टेज को यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, इसको आप एक साइड छोड़ दीजिए। अभी हम लास्ट में देखेंगे पोस्टनेटल स्टेज में क्या होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं आ रही हैं। तो जो प्रीनेटल स्टेज है आपका, इसको भी 3 पार्टों में बांटा है। ये पहले तो हम ये जानेंगे जो प्रीनेटल स्टेज होता है ये कितने टाइम का होता है। तो आप क्या बताओगे? गर्भाधान कॉन्स्पेशन से लेकर आपका जन्म के समय तक की अवस्था होती है, जब बच्चे का बर्थ होता है उस टाइम की जो स्टेज होती है वो किस में आ जाती है? प्रीनेटल स्टेज में आती है। आगे इसको हम देखेंगे कि इन्होंने जो हर्लाक जी हैं, एलिजाबेथ हर्लाक इनका फुल नेम है, इन्होंने इसको 3 पार्ट में बांटा है, 3 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है। पहला जो है वो आपका है बीजावस्था जिसे हम पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं, डिंबावस्था भी इसी को कहते हैं, जायगोटिक स्टेज भी इसी को कहते हैं, और दूसरा जो है भ्रूण काल है, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय है, तीसरा है शिशु काल जिसे हम पीरियड ऑफ फीटस कहते हैं। ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमें कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को गेन करना है ताकि आपका जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बने वो सॉल्व हो जाए। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम इसको अच्छे से पढ़ते, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो जितनी भी चीज़ें हम गेन करेंगे ताकि जो हमारे एग्जाम में आ सके उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आप बात करेंगे सिर्फ हमें यहाँ 3 स्टेज के बारे में अभी हमें बात करना है, पोस्टनेटल को अभी हमें छोड़ देना है, पोस्टनेटल को हम लास्ट में देखेंगे। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको। तो बात करते हैं अब 3 स्टेज के बारे में हमें देखना है यहाँ पे। और अभी आप जो पॉइंट देख रहे हो अकॉर्डिंग टू हर्लाक ही देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे दूसरे किसी का नाम नहीं आया है, तो ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे बीजावस्था। इंग्लिश नेम हिंदी नेम दोनों मैंने आपको बता दिया। अब मैं सिर्फ वो एक नाम लिखूंगी, इंग्लिश नाम लिख दूं या फिर हिंदी नाम, आपको समझ जाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्या है बीजावस्था क्या है। बीजावस्था को हम देख लेते हैं। बीजावस्था कितने टाइम का होता है, तो आप क्या बताओगे? ये जो है ये अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से, कॉन्स्पेशन से आरंभ होती है और आगामी 2 सप्ताह के अंत तक चलती है। ये जो स्टेज है आपका कब से शुरू होता है? ये अवस्था गर्भाधान अथवा निषेचन से शुरू होती है, गर्भाधान से, जिसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। इंग्लिश में इसे कॉन्स्पेशन कहते हैं। आरंभ होती है ये, और कब तक चलती है, तो आप क्या बताओगे? 2 सप्ताह के अंत तक चलती है, 2 सप्ताह के अंत तक।
ये टाइम पीरियड पूछा गया आपसे, बीजावस्था का जो टाइम होता है वो कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, कॉन्स्पिरेशन से लेकर आपका 2 सप्ताह का जो टाइम होता है वो क्या होता है, बीजावस्था। मतलब यहाँ पे जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, जो मेन टाइम आ रहा है वो क्या है, गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह का जो टाइम होता है वो टाइम आपका क्या हो जाता है, बीजावस्था हो जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, जो बीजावस्था है इसमें होता क्या है, इसमें बहुत सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से हमें डाउट क्लियर हो, यहीं से हमारा जो डाउट है वो आ जाता है, हम चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इसकी जो अंदर की चीज़ें हैं उसको भी हम 2-3 पॉइंट को देखेंगे। पहला तो है जो डिंबा काल में निषेचित डिंब होता है उसका विकास कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जो है डिंबा काल में निषेचित डिंब जो होता है उसका विकास कैसे होता है, तो क्या बताओगे, कोषों का विकास गुणात्मक रूप से संख्या में बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे जो है आपको ध्यान देना है, पहला पॉइंट जो है नोट कर लीजिएगा, इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में लगा लीजिएगा। डिंब काल में निषेचित डिंब जो है, डिंब काल में निषेचित डिंब निषेचित जो डिंब है, फर्टिलाइज ओबम जो है, ओबम स्त्रियों के होते हैं और स्पर्म पुरुषों के होते हैं ना, जो जब ओबम और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, तब ही जो होता है ये गर्भाधान की क्रिया प्रारंभ होती है। इसको भी हम लास्ट में देखेंगे, एक इसका अलग से मैं सेशन लूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे क्या होता है, कैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ज़्यादा दूर की चीज़ें हम नहीं देखेंगे, नहीं तो हमारे समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। तो बात करते हैं यहाँ पे डिंब काल में जो निषेचित डिंब होता है, फर्टिलाइज ओबम होता है, उसके जो कोष होते हैं गुणात्मक रूप से संख्या में बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निषेचित डिंब के जो कोष होते हैं वो कैसे बढ़ते हैं, कोष गुणात्मक संख्या के रूप में बढ़ते हैं, गुणात्मक रूप से संख्या में बढ़ते हैं। ये फर्स्ट इसका हो गया विशेषता। और जो दूसरा पॉइंट है, देखना है, आपसे पूछा गया है कि जो प्रतिस्थापन की प्रक्रिया होती है, किसे हम प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये लिया कहाँ से गया है, तो आप क्या बताओगे, बीजावस्था से लिया गया है, पीरियड ऑफ ओवम से लिया गया है। ये इसे हम क्या कहते हैं, प्रक्रिया प्रत्यास्थापन, गर्भ प्रत्यास्थापन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें क्या क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, जो डिंब है वो डिंब वाहिनी नलिका से सरकता हुआ, डिंब वाहिनी नलिका से सरकता हुआ गर्भाशय में प्रवेश करता है तथा गर्भाशय की दीवार में अपना जब स्थान बना लेता है, उसी को आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। तो बात करते हैं यहाँ पे जो डिंब है, अगर आप कभी भी कहीं से असर्शन रीजन में पूछ लिया जाए, मैथ्स में पूछ लिया जाए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो बात करते हैं यहाँ पे जो डिंब है वो कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, जो डिंब है डिंब वाहिनी नलिका से सरकता हुआ गर्भाशय में जाता है और गर्भाशय की दीवारों में जो अपना स्थान वो प्राप्त कर लेता है, तो इसी प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं। गर्भ प्रतिस्थापन की प्रक्रिया यही कहलाती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बना लीजिए। वो डिंब वाहिनी नलिका से सरकता हुआ, डिंब वाहिनी नलिका से सरकता हुआ गर्भाशय में प्रवेश करता है, प्रवेश कर अपना स्थान बना लेता है, यही क्या कहलाता है, यही गर्भ प्रतिस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है।
2 पॉइंट यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट को देखेंगे। जो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और आप लोग क्लास को शेयर भी किया करिए भाई। आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग क्लास को। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट मतलब क्या होता है, अब हम देखेंगे भ्रूण काल। भ्रूण काल क्या होता है, ये कितने टाइम का होता है, पीरियड ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब दूसरा पॉइंट हमें देखना है, हमें यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस करना है। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ों को कंफर्म आप लोगों को मिल गई है, सब चीज़ क्लियर हो गया होगा वहाँ से। अब हम देखेंगे भ्रूण काल। भ्रूण काल क्या होता है, तो आपको पता है ये टाइम ऑफ एम्ब्रॉयड होता है। अब हम इसमें देखेंगे ये कब से कब तक होता है। गर्भाधान के 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, भ्रूण काल कहा जाता है। क्या है यहाँ पे, गर्भाधान के 2 सप्ताह, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह भ्रूण काल क्या होता है, गर्भाधान के 2 सप्ताह बाद से 10 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है वो भ्रूण काल कहलाती है। कहने का यहाँ मतलब क्या है, 2 सप्ताह के बाद से यहाँ पे स्टार्टिंग तीसरे सप्ताह से लेकर 2 माह के अंत तक, 2 माह के अंत तक का जो स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है भ्रूण काल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मंथ में पूछा जाए या फिर माह में, वीक में पूछा जाए या फिर मंथ में पूछा जाए, तो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। 2 सप्ताह के बाद से 2 सप्ताह तक का जो स्टेज है वो आपका क्या कहलाता है, बीजावस्था कहलाता है, पीरियड ऑफ ओवम का कहलाता है। और जो तीसरे सप्ताह से स्टार्ट होता है और तीसरे सप्ताह से 10 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से जोड़ लीजिए आप, एक मंथ में 4 सप्ताह होते हैं। एक मंथ में कितने सप्ताह होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है 4 4 4 8, 2 मंथ हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 जो सप्ताह है उसे आपको निकाल देना है, तो 2 माह आ रहा है ना। तीसरे सप्ताह से 2 माह तक का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, आपका भ्रूण काल कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें ढेर सारी विशेषताओं को आपको देखना है कि क्या क्या होता है। इसमें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे का विकास होता है, कौन कौन सी चीज़ें बन जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं बनती हैं, ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे इस स्टेज में। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे हमें देखना है, भ्रूण सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लगता है। इस स्टेज में भ्रूणा काल की अवस्था में क्या होता है, जो भ्रूण है वो कैसा हो जाता है, सूक्ष्म मानव का आकार ग्रहण करने लगता है, मतलब मानव के आकार को ग्रहण करने लग जाता है। किस स्टेज में, भ्रूण काल की अवस्था में। ये पॉइंट देखना है। पहला इसका प्रमुख विकास क्या है, पहला विकास है भ्रूण सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लग जाता है। कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कुछ भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कभी भी एग्जाम टाइम में बता के क्वेश्चन नहीं आता कि कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे जो स्टेज है, स्टेज को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन सकता है, विशेषताओं को देखकर करेक्ट का निशान लगाने के लिए पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता है कि भ्रूण काल में क्या होता है, जो भ्रूण है सूक्ष्म मानव का स्वरूप ग्रहण करने लग जाता है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, समस्त प्रमुख विकास आरंभ हो जाते हैं, और इनका क्रम जो होता है, सिर के क्षेत्र के विकास पहले और धड़ के क्षेत्र का विकास बाद में होता है। ये भी आपको पता होना
होना चाहिए कि इसी स्टेज में ये सब स्टार्ट हो जाता है। समस्त प्रमुख विकास आरंभ हो जाते हैं किस स्टेज में? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे का समस्त प्रमुख विकास किस स्टेज में प्रारंभ हो जाता है? भ्रूण का पूछा जाए, कुछ भी करके पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भ्रूणावस्था में, भ्रूण काल में स्टार्ट हो जाता है। समस्त प्रमुख विकास स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में। समस्त प्रमुख विकास प्रारंभ हो जाता है। और ये जो विकास होता है ये किस स्टेज में होता है, किस टाइप का होता है? तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले क्या होता है? सिर के क्षेत्र का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं ना। आपने दो विकास का नाम सुना होगा, मस्तकाधोमुखी विकास, इसी को कहते हैं पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद धड़ का विकास होता है। तो ये किस स्टेज में देखने को मिलती है? आपको भ्रूणा काल में देखने को मिलती है। पहले क्या होता है? सिर का विकास होता है, सिर के क्षेत्र का विकास स्टार्ट होता है, उसके बाद कहाँ का होता है? धड़ के क्षेत्र का विकास स्टार्ट होता है। यहाँ पे ये दोनों विकास स्टार्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट आपको देखना है। अगला पॉइंट क्या है? शरीर के समस्त आवश्यक आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप एवं विशेषताएं निश्चित हो जाती हैं और भ्रूण गर्भ में घूमने लग जाता है। और क्या होता है? जो भ्रूण होता है वो क्या होता है? गर्भ में घूमने लग जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस स्टेज में भ्रूण गर्भ में घूमने लग जाता है, तो आप क्या बताओगे? भ्रूणा काल में भ्रूण गर्भ में घूमने लग जाता है। अगला पॉइंट देखना है। अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, वो क्या होता है? अपरा आहार नाल तथा शिशु उल्ब का निर्माण हो जाता है। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका आहार, बच्चे का आहार नाल अपरा, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। अपरा या प्लेसेंटा आहार नाल या भ्रूण उल्ब का निर्माण किस स्टेज में होता है? तो आप क्या बताओगे? भ्रूण काल में हो जाता है। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। अपरा, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, आहार नाल और अगला पॉइंट है आपका शिशु उल्ब झिल्ली। शिशु उल्ब झिल्ली, शिशु उल्ब झिल्ली क्या होता है? जिसमें बच्चा रहता है ना। आपको पता है कि एक थैली होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसी में बच्चा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु उल्ब झिल्ली कहते हैं, जिसे एंटोनिक सैक कहा जाता है, एमिनोटिक सैक कहा जाता है। इसको ये शिशु उल्ब झिल्ली कहते हैं। इसका निर्माण भी हो जाता है किस स्टेज में? भ्रूण काल में। अपरा का आहार नाल का शिशु उल्ब झिल्ली का निर्माण हो जाता है किसमें? तो आप क्या बताओगे? भ्रूण काल में हो जाता है। ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिल गई, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, शिशु काल, जिसे हम क्या कहते हैं? शिशु काल देखेंगे। पीरियड ऑफ फीटस देखेंगे। पीरियड ऑफ फीटस भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम। और कल का जो पॉइंट होगा, कल का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। कल हम सारे जो स्टेज हैं, डेवलपमेंट है, उसमें हम देखेंगे विशेषताएं कि कौन सा वर्क किस स्टेज में स्टार्ट होता है। इन सारे पॉइंट पर कल हम डिस्कस करेंगे, तो कल की क्लास को भी देखना मत भूलिएगा। शिशु काल देखना है हमें, तीसरा स्टेज है। शिशु काल में क्या होता है? गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था क्या कहलाती है? शिशु काल की अवस्था कहलाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से, गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की अवस्था शिशु काल कहलाती है। शिशु काल कहलाती है। और इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में क्या होता है? जो बालक होता है, जो बच्चा है, वो क्या होता है? इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है। ये सारे पॉइंट हो गए।
अब हमें देखना है, ये सारे पॉइंट हो गए, क्लियर हो गया आपके। इस अवस्था में शिशु काल क्या होता है, कब से कब तक, गर्भाधान के 2 माह के बाद से जब तक जन्म की प्रक्रिया, जन्म नहीं हो जाता है शिशु का, तब तक की अवस्था क्या कहलाती है, शिशु काल। और इस अवस्था में क्या होती है, जो बच्चा होता है वो पूरा मनुष्य का रूप ग्रहण कर लेता है। और यहाँ पे एक पॉइंट को हमें डिस्कस करना है कि हम बच्चे का जो है, बच्चे के हृदय की धड़कन को कब सुन सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो बच्चा है उसके हृदय की धड़कन आप आसानी से कब सुन सकते हैं, नोट पॉइंट में आप इसको लिख लीजिएगा। ये कब सुन सकते हैं, तो आप क्या बताओगे, लगभग 15 सप्ताह के बाद की जो स्टेज होती है, उस अवस्था में आप किसी भी शिशु के, जो बच्चा है जो गर्भ में है, उसकी धड़कन की आवाज़ को आप सुन सकते हो आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी शिशु के धड़कन की आवाज़ कब सुनी जा सकती है, किस स्टेज में, तो आप क्या बताओगे, 15 सप्ताह में ऐसा होता है। 15 सप्ताह में शिशु के धड़कन की आवाज को हम सुन सकते हैं। शिशु के हृदय की धड़कन को हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। 15 सप्ताह का आप जोड़ लीजिए। 1 माह में 4 सप्ताह होते हैं और 15 सप्ताह का कितना होगा, यानी कहने का मतलब होता है जो चौथे माह का स्टेज होता है, लगभग चौथे माह के लास्ट टाइम से हम क्या करते हैं, किसी भी बच्चे का, जो बच्चे की हृदय की जो धड़कन है उसे हम सुन सकते हैं आसानी से। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताती चल रही हूँ। अब लास्ट का पॉइंट हमें देखना है, जन्म के बाद की अवस्था। जन्म के बाद की जो अवस्था होती है, कितने पॉइंट में उसको विभाजित किया गया है, बांटा गया है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम देखेंगे कल। बट अभी हमें जो देखना है, जन्म के बाद की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू हर्लॉग, यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं हम देखेंगे कल। बट अभी इसमें हमें देखना है कुछ पॉइंट, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जन्म के बाद की अवस्था, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए आप लोग, और कल हम इसके बारे में देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होता है और कितने टाइम का कहा गया है, इसे मैं आज ही बता देती हूँ। पहला है नवजात काल। नवजात काल को आप क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं, इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। और ये कब से होता है, जन्म से 2 सप्ताह तक। ये भी हम अकॉर्डिंग टू हर्लॉग ही देख रहे हैं, एलिजाबेथ हर्लॉग के अनुसार ही देख रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने जो बताया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। दूसरा स्टेज इन्होंने बताया है शैशवा काल, और इसे हम क्या कहते हैं, बेबीहुड। बेबीहुड कहते हैं। ये टाइम दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, टाइम मेन है, टाइम को याद रखना है आपको। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को चाइल्डहुड कहते हैं। ये कब से कब तक होता है, 2 से 6 वर्ष। अगला है आपका यौनसुख अवस्था। ये सबसे कम टाइम का स्टेज होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी एज कहते हैं। प्यूबर्टी एज इसे कहा जाता है। ये कब से कब तक होता है, तो ये 6 से लेकर 12 वर्ष का जो टाइम होता है, ये क्या होता है, प्यूबर्टी एज का होता है। और जितने भी टाइम हम देख रहे हैं ना, जितनी भी स्टेज को हम देख रहे हैं, सबसे कम टाइम का टाइम इसी में होता है। अगला है किशोरावस्था। किशोरावस्था ये कब से, इसे क्या कहते हैं, एडोलेसेंस का स्टेज कहते हैं हम, इसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। और ये कब से कब तक होता है, 13 से लेकर 21 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। प्रौढ़ावस्था है अगला, प्रौढ़ावस्था इसे हम क्या कहते हैं, एडल्टहुड कहते हैं। इसे एडल्टहुड कहा जाता है और 21 से लेकर 40 वर्ष का स्टेज होता है। अगला है मध्यावस्था।
मध्यावस्था को क्या कहते हैं? मिडिल एज। मिडिल एज कहते हैं। ये कब से कब तक होता है? 41 से लेकर 60 वर्ष। और अगला जो लास्ट का है वृद्धावस्था। हिंदी इंग्लिश दोनों ने मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ओल्ड एज इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? 60 के बाद का जो स्टेज होता है वो आपका आ जाता है ओल्ड एज में। अब देख लेते हैं एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हल्लाक, एलिजाबेथ हल्लाक, इन्होंने क्या बताया? जो नवजात काल होता है, इन्होंने जन्म के बाद की अवस्था दी है। इनके अनुसार अवस्थाएं दो प्रकार की हैं। पहला है प्री नेटल स्टेज, जिसको आपने डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया पोस्ट नेटल स्टेज, जिसमें इन्होंने इतने सारे पॉइंट पे बातों को बता दिया है, बांट दिया है। पहला है आपका नवजात काल, इन्फेंसी, जन्म से 2 सप्ताह तक। शैशवाकाल, बेबीहुड, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष का। यौनसुख अवस्था, प्यूबर्टी एज, 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था, एडोलेसेंस, 13 से 21 वर्ष। प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, 21 से 40 वर्ष। और मध्यावस्था, मिडिल एज, 41 से लेकर 60 वर्ष। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, 60 के पश्चात का जो एज होता है वो इसमें आ जाएंगे, 60 वाले एज में, मतलब वृद्धावस्था में आ जाएंगे। अब हम कल इसमें देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या डेवलप होता है आपका नवजात काल में, नवजात काल की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या क्या करता है बच्चा, कैसे क्या उसकी क्रियाएं होती हैं, सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। शैशवावस्था, सारे स्टेज में हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आज का जो क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, लास्ट का पॉइंट आप ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से बता दूँ, सुबह मॉर्निंग में जो 6 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है वो डेली के डेली मिलेगा आपको। सो बने रहिए और क्लास को शेयर भी करा करिए आप लोग। लास्ट के कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, कैसे दिखाऊँ समझ नहीं आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ये चीज़ें आपको दिख रही हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट इसको मैं समझाऊंगी भी सही, बट अगर आपको दिख रहा है अच्छे से तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विकास की अवस्थाएं हैं एलिजाबेथ हल्लाक के अनुसार, इन्होंने कैसे क्या बांटा है। अगर आप इसको लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो कल मैं जब पढ़ाऊंगी तो मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।